ह्यूमन बॉडी का ना सिर्फ 2% ही मेडिकल साइंस अभी तक एक्सप्लोर कर पाई है। आप सुनिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं उनके। हो सके तो हिंदी सबटाइटल लगा के आप सुन सकते हैं, अगर होगा उस वीडियो में ऑप्शन तो। हम क्या कर सकते हैं स्वस्थ रहने के लिए? कुछ काम है जो हम लोगों को करते रहना चाहिए ताकि ये बॉडी, जैसे गाड़ी में हम अच्छा पेट्रोल डालते हैं, सर्विसिंग कराते रहते हैं, टायर का हवा चेक करते रहते हैं। हमारी कैंगन मशीन को ठीक से चलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ब्यूटी वाटर चलाते रहते हैं रोज, और मंथली अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन हम लोग मंथली ई क्लीनिंग करते रहते हैं, और साल में एक आधा बार डीप क्लीनिंग करते रहते हैं। तो चलती रहती है। हमें उसके अंदर की टेक्नोलॉजी नहीं पता है, सच बात करें तो। कुछ लोग इलेक्ट्रोलिसिस समझाते भी हैं, मैं भी समझाता हूँ, लेकिन सच पूछिए तो पूरी गहराई से जानकारी नहीं है कि कैसे ऐसा हो जाता है। और हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में भी इतने बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि हम लोग 2% ही जान पाए हैं। तो इट मीन्स कि इसको हेल्दी रखने के लिए क्या करना है? हमको चाहिए हवा, अच्छी शुद्ध हवा, अच्छा पानी, अच्छा भोजन, अच्छी नींद, थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल। ठीक है, एक्टिव लाइफस्टाइल अगर नहीं है तो योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सब करना पड़ेगा आपको। स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा हेल्दी रहने के लिए। ये डॉक्टर्स बता रहे हैं सर, मैं वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ कि इतना करते रहेंगे ना तो आप हेल्दी रह सकते हैं। और उसमें 70% पानी का रोल है सर, 70%। तो अगर 70% को आप इग्नोर कर रहे हैं तो फिर 30% से क्या हो जाएगा? और पानी के ऊपर आप आज, जब से हम लोग कैंगन में आए तो हमें लगा कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। कितनी किताबें लिखी गई हैं पानी के ऊपर, पानी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आज तक हम लोग समझते ही नहीं थे कि पानी का भी कोई स्ट्रक्चर होता है क्या, लेकिन अब समझ में आ रहा है। डॉक्टर मसारू इमोटो, गूगल पे टाइप करेंगे आप, मसारू इमोटो, ठीक है, मसारू इमोटो जापानीज हैं, और बहुत पहले उन्होंने पानी के स्ट्रक्चर के बारे में बात की कि पानी अगर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का नहीं है तो वो आपके सेल्स में पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता है। सालों पहले ये रिसर्च आ चुका है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था। हमें लगा पानी तो पानी है, और पानी का स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आता है कि पानी एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए, पानी का पीएच कैसा होना चाहिए, पानी का माइक्रो क्लस्टरिंग कितना हल्का पानी होना चाहिए। सारी बातें बाद में आती है, लेकिन सबसे पहला उसका स्ट्रक्चर आता है, और स्ट्रक्चर चेंज हर पानी का अलग अलग है। तो यही हम मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो सेंसिटिव लोग हैं, जो अपनी लाइफ को लेके जीना चाहते हैं, जो लोग, वो लोग हमसे मशीन भी खरीद रहे हैं। और फिर बाद में उनमें से कुछ लोगों को लगता है कि चलो भाई, बिजनेस भी एक अच्छा है, तो वो हमारे साथ बिजनेस भी कर रहे हैं। सारे लोग बिजनेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि कई लोगों के पास टाइम ही नहीं है। तो आज फिर से मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं उस पर आ रहा हूँ। ये बातें मैंने थोड़ा सा ऐसी की कि हम लोग हेल्थ के एक मैसेंजर हैं, हमें लोगों को याद कराते रहना है। हम अपना प्रेजेंटेशन तक लोगों को कैसे इनवाइट करें, कैसे हम लोगों को सोचने पे मजबूर करें कि आपको कैंगन वाटर और कैंगन बिजनेस देखना चाहिए। इसी पे बात चल रही है हमारी 3-4 दिन से, ठीक है ना। क्योंकि कई बार हम लोगों को अप्रोच करते हैं और वो हमारे टर्न अप नहीं होते हैं। हम उनसे डेमो का टाइम मांगते हैं, वो देते नहीं। अगर आपका इन्फ्लुएंस उतना स्ट्रांग नहीं है तो, या आपका जो नो ट्रस्ट एंड लाइक होता है ना, हर आदमी के साथ आपका नो ट्रस्ट एंड लाइक कैसा है, इस पे डिपेंड करता है कि वो आपको टाइम देगा कि नहीं देगा। तो नो ट्रस्ट एंड लाइक वाली जो लिस्ट होती है ना, वो छोटी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है। जो लोग आपको जानते हैं, आपको प्यार करते हैं, या आप पे विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट कितनी होती है? कम। अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग में रहना है और लंबे समय तक काम करना है, तो हमें वैसे लोगों को भी अप्रोच करना पड़ेगा जो हमें ना जानते हैं, ना हमें मानते हैं, ना हम पे ट्रस्ट करते हैं। यस और नो? करना पड़ेगा ना सर। तो उसके लिए मेरे दिमाग में, चूंकि मैं सोचता रहता हूँ खुद से, उसी में से कुछ बातें निकाल के आपके सामने लाता हूँ कि कुछ चीजें हम लोग ऐसी बात करें, कुछ सवाल ऐसे करें, कुछ क्वेश्चन हम किसी से मिले तो ऐसा करें कि वो हमसे क्यूरियस हो जाए कि क्या है बताइए। अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा ना सर? जैसे एक क्वेश्चन हम लोग पूछ सकते हैं, सर आप कौन सा पानी पीते हैं? मैडम आप कौन सा पानी पीते हैं? ये क्वेश्चन
क्यूरियोसिटी जगा देता है, और ये उस आदमी के दिमाग में आ जाएगा कि ठीक है यार, क्या है बताओ। तो एक दो क्वेश्चंस की सीरीज हमको रखना चाहिए। जैसे मैंने बहुत पहले एक विजिटिंग कार्ड देखा था एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर का, उसमें आगे नाम लिखा था उनका, सब कुछ लिखा था, एमवे कहीं नहीं लिखा था उसमें, और पीछे लिखा हुआ था वो जो 8 फायदे हैं ना बिजनेस स्कूल में जो लिखा हुआ है, वो 8 फायदे लिखे हुए थे कि क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, क्वेश्चन था उसमें, क्या आप स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, क्या आप अपने परिवार को सफिशिएंट टाइम दे पाते हैं। ये सब सवाल थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। वो जमाना था जिस समय नेटवर्क मार्केटिंग किसी को पता ही नहीं था, और एमवे भी बहुत कम लोग जानते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे मार्केट क्रिएट किया गया है, लोगों से क्वेश्चन पूछ के। ठीक है, तो आस्किंग राइट क्वेश्चन ये बहुत बड़ा स्किल है कि हम राइट क्वेश्चन लोगों से पूछें। आज मैं कल मैंने जो बात की थी, आपकी मंथली सेविंग कितनी है, ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं ना लोगों से। आपकी मंथली सेविंग कितनी है, या पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है सर कि जो भी आपकी जरूरतें हैं। हालांकि एक पेज का अगर हम लोग वो जो प्रिंट आउट रखें ना एक पेज का, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले किसी को अगर हम इनवाइट करना चाहते हैं और फर्स्ट मीटिंग में हमें सबसे पहले वो चार्ट लेके, एक चार्ट वो हो सकता है जिसपे हम बैठ सकते हैं, जिसपे हम उनसे पूछ सकते हैं कि सर आपका घर आप कितने का बनाना चाहेंगे। 40 लाख लिखा है, वो 40 से ज्यादा ही बताएगा। बच्चों की पढ़ाई में कितना खर्च होगा, तो वो 20 लाख की जगह ज्यादा बताएंगे। यस। आप सिक्योरिटी में कितना पैसा रखना चाहते हैं कि कुछ अनवांटेड हो जाए लाइफ में, तो कितना पैसा रिजर्व फंड में होना चाहिए, तो वो 30 लाख से ज्यादा ही बताएंगे। आप सारे खर्चे जुड़वाओगे तो वो 2.5-3 करोड़ बताएंगे। अब उनसे पूछना है कि क्या आप जो कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उससे कितने दिनों में आपको लगता है कि ये सपने आपके पूरे हो सकते हैं। सोच के बताएंगे वो। और तब आना है सेविंग्स पे, कि आपकी जो सेविंग है वो कितनी है महीने की। नहीं भी बताएं कोई बात नहीं, कई लोग पर्सनल क्वेश्चन नहीं बताना चाहते हैं, तो हम उनको बोल सकते हैं ठीक है, आप अपने मन में सोचिए कि आपकी 10,000 है तो 100 साल लगेंगे, 20,000 है तो 50 साल लगेंगे। क्या इतना समय है आपके पास? अगर 40,000 सेविंग करते हैं तब आपको 25 साल लगेंगे। क्या आपको इन खर्चों को करने के लिए 25 साल है आपके पास? तो ये क्वेश्चन जो है ना, उनको जो वो कर रहे हैं उसके बारे में सोचने को मजबूर करेगा कि यार मैं तो आंख बंद करके बस सुबह उठ रहा हूँ, भाग रहा हूँ, और रात को आके सो जा रहा हूँ, सोच ही नहीं रहा हूँ। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था कि इस दुनिया की सबसे बड़ी अभी विडंबना ये है, 0.1% लोग ही इसको सोचते हैं, बाकी सारे बिजी हैं। चींटियों को आपने देखा होगा, चींटियों की झुंड ना कई बार निकलती है बारिश के दिनों में। एक चींटी आगे चलेगी, उसके पीछे 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 लाइन लगता चला जाता है। कोई चींटी ये सोचता नहीं है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। और ये हम इंसानों के साथ भी हो गया है, बैड लक। एग्री और नॉट? ज्यादातर यस, लोग फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, लोग क्या घबरा रहे हैं सर हकीकत से? हाँ हाँ, तो हकीकत में सबसे बड़ी चीज है कि अगर बैठ के आदमी अगर सोचे, हाँ, उससे घबराता है आदमी, घबरा इसलिए जाएगा, सोचना ही नहीं चाहता। डर लग जाएगा, रात की नींद हराम हो जाएगी सर। तो हम अगर इन्हीं चीजों पे बात करेंगे ना, तो वो अपने आप बोलेगा यार बताना क्या चाहते हो, ये बताओ, कोई विकल्प है तो बताओ। हम क्या कर सकते हैं भाई? हम जो कर सकते हैं नौकरी कर रहे हैं, हम जो कर सकते हैं मैंने छोटी मोटी दुकान कर ली है। तो इसको, ये अगर आप लोगों को लगता है, मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं आपको कि आप ऐसा ही करें, लेकिन आपके पास एक समझ है, कम से कम आप उन 0.1% लोगों में से हैं, तो आप सोचिए कि हम क्या ऐसा कन्वर्सेशन लोगों के सामने करें, कौन सी बात रखें कि वो अंदर से हिल जाए, और फिर सोचे यार बताओ क्या है, क्या किया जा सकता है। इसके बाद हम लोगों ने ईएसबीआई के बारे में बात की, वो भी एक आई ओपनर है। ईएसबीआई पेपर पे ड्रॉ करके आप पूछ सकते हैं कि सर आप इस तरफ हैं या इस तरफ। वो बताएंगे मैं इस तरफ हूँ। तो इस तरफ दुनिया के वेल्थ का 5% है और 95% लोगों की भीड़ है। क्या आप इधर आना चाहेंगे जहां पे सिर्फ 95% वेल्थ है और 5% लोगों की भीड़ है? तो बोलेंगे आना तो चाहता हूँ, लेकिन बिजनेस करने के लिए, बड़ा बिजनेस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, जोखिम लेने का साहस नहीं है।
मेरे पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, बहुत सारी चीजें वो कह सकते हैं। तो आप उनको बता सकते हैं कि एक सेफ रास्ता है और सबसे मिनिमम रिस्क का रास्ता है, सबसे इजीएस्ट रास्ता हो सकता है कि हम हाँ, स्पिन सेलिंग मॉडल बोलते हैं इसको। ग्रेट दिलीप जी। तो लेफ्ट क्वाड्रेंट से हम राइट क्वाड्रेंट में जा सकते हैं। एक और आई ओपनर जो हम लोगों ने देखा है कई लोगों को करते हुए, वो है कि इनकम जो आती है वो एक्टिवली आती है या पैसिवली आती है। आप एक्टिव इनकम ले रहे हैं या पैसिव इनकम ले रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं, किसी भी इंसान से आप पूछेंगे ना कि क्या आप पैसिव इनकम कमाना चाहेंगे, बोलेगा हाँ। 99% लोगों को सर आज भी एक्टिव और पैसिव का पता ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं है कि ऐसा भी होता है क्या। उनको लगता है बिना एक्टिवली पैसे आते कैसे आ जाएंगे, नहीं नहीं आते हैं, जबकि दुनिया में तो आ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जिनके पूर्वजों ने कुछ अच्छा काम किया और उनको किराए से लाखों रुपए आ रहे हैं, क्या वो पैसिव इनकम नहीं है? यस। आज बहुत सारी जो कॉपीराइट्स हैं उसकी रॉयल्टी आती है। मुझे सुनने में आया, एक दिन यूट्यूब पे ही देख रहा था कि थॉमस अल्वा एडिसन के नाम पे पता नहीं कितने सारे पेटेंट हैं और आज भी उनकी फैमिली को पता नहीं कितने करोड़ों डॉलर जाते हैं सिर्फ पेटेंट्स के। तो रॉयल्टी इनकम है, पैसिव इनकम है। तो जब तक आपका पैसा पैसों के लिए काम नहीं करेगा, जब तक आप काम करते रहेंगे तब तक आप एक्टिव इनकम ले रहे हैं। और एक्टिव इनकम बहुत खतरनाक चीज होती है, इसी पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री चल रही है सर। लोगों को सिर्फ समझाया जाता है कि आप अगर हैं, मान लो आपके घर के खर्चे अभी 50,000 है मंथली या 25,000 है मंथली, कल आप नहीं रहे तो वो 25,000 तो बंद हो जाएगा। तो लोग इंश्योरेंस कराते हैं, लेकिन इंश्योरेंस तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा ना सर। एक ना एक दिन तो दिक्कत आएगी, अगर छोटे बच्चे हैं, अगर बड़े नहीं हो पाएंगे तो हमें लोगों का ध्यान इस बात पे ले जाना है कि सर इतना पैसा हमें, अगर हम बड़ा पैसा नहीं कमाएंगे कहीं से तो हम इन्वेस्टर तो बन ही नहीं पाएंगे और बड़ा बिजनेस हम कर नहीं पाएंगे। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आके बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अब क्यों कमा सकते हैं? उस दिन अजीत सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे रिमाइंड कराया कि कोई भी बिजनेस जिसमें मेनी पीपल टाइम, मेनी पीपल एफर्ट, मेनी पीपल मनी और मेनी पीपल का स्किल लगेगा, वहीं से हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ आपके टाइम से आप कितना कमा लेंगे, सिर्फ आपके एफर्ट से आप कितना कमा लेंगे, सिर्फ आपके स्किल से आप कितना कमा लेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस है जहां पे बहुत सारे लोगों के टाइम, मनी, स्किल और उनके एफर्ट्स का पैसा हमको मिलता है। यही एक रास्ता है आम आदमी के लिए। अगर आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, आप में बचपन से ही आप पैदा हुए हैं एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो आप सिंगर बन सकते हैं, आप डांसर बन सकते हैं, आप एथलीट बन सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा हो है तो कोई बात नहीं, लेकिन कितने % लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है कि वो गूगल के सुंदर पिचई बन जाए? अगर बन जाए तो अच्छी बात है, फिर बिजनेस नहीं करना चाहिए। वो बिजनेस से ज्यादा कमाते हैं टेंशन फ्री। जॉब में भी लोग, आज आप बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंटरनेशनल, उनके जो सीईओज हैं ना, उनकी सैलरी इतनी है सर कि बड़ी से बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री से लोग नहीं कमाते इतनी सैलरी हो। इसलिए जॉब को भी आप सिरे से नहीं खारिज कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि कितने लोग गूगल के सीईओ बन जाएंगे? सीट तो एक ही है ना एक कंपनी के लिए। और आपकी क्वालिफिकेशन अगर उतनी है तो आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ना तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन है, ना तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड हैं, और ना आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा है, अगर आपके पूर्वजों ने बहुत बड़ा पैसा रखा है तो जाके डाल दो फैक्ट्री। उत्तराखंड में बहुत लोग डाल रहे हैं। लेकिन अगर वो भी पॉसिबल नहीं है और फिर भी आपके अंदर कोई एम्बिशन है, अब दो रास्ते हैं, या तो कॉम्प्रोमाइज कर लो और नहीं तो कुछ बड़ा करने का सोच लो। अगर बड़ा करने का सोचा है तो इसके अलावा कोई रास्ता है तो मुझे बता दीजिए। ये बातें हम रख सकते हैं सर, ये बातें हम लोगों के सामने रखेंगे ना, तब वो अंदर से समझना चाहेंगे कि क्या है बताइए। बट हम लोग अभी क्या हो रहा है ना, थोड़े ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, सीधा 13,000 पे आ जाते हैं। कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि हम लोग पहले ऐसा नहीं करते थे, अब करने लगे हैं? सीधा जी 2,77,000 की मशीन है, 13,000 मिलता है। उनको मोटिवेशन तो मिला ही नहीं कि क्यों 13,000 मेरे को लेना है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप।
तो अब जो है ना, थोड़ा सा हम लोग जूम पे क्यों बैठ रहे हैं, क्योंकि हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करें कि कहाँ गलती हो रही है जिसकी वजह से हमारी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए बहुत सर, हाँ इसलिए बिजनेस बताने के बाद भी लोग बोलते हैं महंगा है मशीन। हाँ 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 हाँ। ठीक है ना, तो आज मैं फिर से एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ। ठीक है, एक पीपीटी शेयर करता हूँ। ठीक है, ये भी मुझे बहुत पहले दिखाया गया था, जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। ये भी कई लोगों ने देखा होगा पहले। ठीक है, हम लोगों को ये दिखा के समझाया गया था इन्फ्लेशन। देखिए आज की जो लाइफ स्टाइल है ना, देख रहे हैं। बाय द वे, इसमें आप में से कोई लोग हैं जिनका जन्म 1940 में हुआ था? 1940 में कोई नहीं है? 1960 के बाद वाले हैंड रेस कीजिएगा थोड़ा। राजेश शैली जी, चलिए, तो वीडियो ऑन कीजिए सर। ये हम लोगों को ना सर, ये समझना और समझाना बहुत जरूरी है। हर 20 साल में हमारे जो खर्चे हैं, मंथली एक्सपेंसेस, उसमें एक शून्य लगता है। एक शून्य हर 20 साल में। क्यों लगता है? दो रीजन है। एक तो हमारा लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो रहा है ना शैली साहब? यस सर, यस बिल्कुल, सबका लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है सर। साइकिल वाले मोटरसाइकिल पे आ गए, मोटरसाइकिल वाले कार पे आ गए, कार वाले बड़ी कार पे आ गए। ठीक है ना, ये हो रहा है। विष्णु भाई भी हैं। ठीक है, विष्णु भाई आप भी वीडियो ऑन रखिएगा, बीच बीच में आप लोगों से शेयर करूंगा। अनम्यूट रखिएगा अगर बैकग्राउंड में साउंड नहीं हो तो हर 20 साल के बाद क्यों लग रहा है? क्योंकि अभी देखो, हर जगह देखो, आप खाने पीने का देख लो, घूमने का देख लो, यात्राएं देख लो। यात्राओं में अभी पहले हम लोग स्लीपर में चलते थे सर। मैं जिस फैमिली से हूँ, मेरी फैमिली स्लीपर में चलती थी, और बड़े आराम से हम लोग जनरल में नहीं चलते थे, लेकिन स्लीपर में चलते थे, और स्लीपर में कोई तकलीफ नहीं होती थी। आज कम से कम थर्ड एसी में हम लोग ट्रेवल करते हैं। ठीक है, और फिर नारा लगाते रहते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। अरे महंगाई तो बाद में बढ़ी, आपका लाइफस्टाइल कितना इंप्रूव हो गया है। आज दूध लेने भी ना लोग मोटरसाइकिल से जाते हैं, सब्जी लेने कार से जाते हैं। घरों में पहले पंखा आया था ना, हम लोग बहुत खुश हो गए थे बहुत पहले। क्योंकि मेरे गांव में जब मेरा जन्म हुआ था ना, तो जन्म क्या आप कह लो कि मैं जब 20 साल तक हो गया था तो मेरे गांव में लाइट नहीं था। कोई है ऐसा जिसके गांव में लाइट नहीं था? जब लाइट आया तो पंखे ने हमको कितनी बड़ी खुशी दी। पंखे से हम कितने खुश थे। लेकिन बाद में क्या हुआ? कूलर आ गया। कूलर से भी हम बहुत दिनों तक खुश रहे, लेकिन उसके बाद हमारे घर में एसी आ गया। अभी लाइट कट जाए ना, खाली लाइट कट जाए तो हम लोग रात भर सो नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ना हमारा जीवन बदल रहा है। आप सबको याद होगा, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी दो जोड़ी जूते होते थे, एक ब्लैक और एक व्हाइट। सैटरडे को व्हाइट कलर के जूते पहनते थे हम लोग। तीसरी जोड़ी का कोई रिवाज था क्या, कि छुट्टियों के दिन के लिए एक अलग जूता लेंगे? हम लोग बच्चे थे तो मांगते थे क्या माँ बाप से कि नहीं, एक स्पोर्ट्स शू भी होना चाहिए अलग से? वही जो व्हाइट वाला जूता होता था ना, 10-20 रुपए का मिलता था, वही व्हाइट वाले जूते से हम लोग फुटबॉल भी खेलते थे। लेकिन आज के बच्चों को अलग से एक्शन का, रिबॉक का, एडिडास का जूता चाहिए। बच्चों के जूते सर 2-2, 3-3 हजार रुपए के हो गए। हम लोगों के जब हम लोग पढ़ रहे थे, बड़े हो रहे थे, उस समय न टीवी था और ना केबल के खर्चे थे। आज सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई लोग हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं सर। इसका सब्सक्रिप्शन, उसका सब्सक्रिप्शन, उसका सब्सक्रिप्शन। इंटरनेट आया तो मोबाइल में इंटरनेट चल रहा था, अब धीरे धीरे वाईफाई का जमाना आ गया। अब वाईफाई के बिना लगता है कि हम अधूरे हैं, और वो मंथली 1000 रुपए का खर्चा है। पूरा दिन गिना सकता हूँ और आप भी गिना सकते हैं कि कितनी चीजें बदली हैं। ठीक है, अभी नाइट ड्रेस अलग हो गया है। पहले नाइट ड्रेस होता था क्या? कपड़े खोल के लोग गंजी बनियान में सो जाते थे। अभी सोने के लिए अलग से कपड़े खरीद रहे हैं लोग। कपड़ों ने तो जीना हराम कर दिया है सर, इतने कपड़े हो गए हैं। ठीक है, इतने तरह के कपड़े हो गए, कैजुअल है तो फॉर्मल है। पहले अच्छा, हम लोग 10th में थे तो कैजुअल और फॉर्मल पता था हम लोगों को? नहीं था। बाद में आके पता लगा कि ऐसा भी होता है। एक तरफ क्या हो रहा है कि हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, और इंसान की ये फितरत होती है कि वो हमेशा ग्रोथ चाहता है हर फील्ड में। हम जानवर होते तो आज भी खाली पैर चल रहे होते, कोई टेंशन नहीं था। यही तो फर्क है ना हम में, कि हम विवेकशील हैं और कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि कैसे हमको कंफर्ट्स मिलेगा।
तो हम कंफर्ट्स में और लग्जरीज में इतने घुसते जा रहे हैं कि हमें पता भी नहीं लगा कि कब हमारे घर का खर्चा 1,000 रुपए महीने से 1 लाख तक पहुंच चुका है। लेकिन ये एक डेटा है, तो इकोनॉमिस्ट का डेटा है कि किसी भी कंट्री में हर 20 साल के बाद आपके मंथली एक्सपेंसेस में एक शून्य लगता है। तो यहाँ पे देखिए 1940 में ना, अगर आप लोगों ने दादा दादी से भी जो कहानियां सुनी होंगी उसमें सुना होगा कि उस समय इंसान को ना 10 रुपए में एक फैमिली आराम से चलती थी। सुना है किसी ने? सुना है सर? यस। सुना है ना? सुना है सर। कोई जरूरतें थी ही नहीं सर। लोग साबुन तक नहीं लगाते थे, शैम्पू तो छोड़ दो और कंडीशनर छोड़ दो। कोई जानता भी नहीं था कि कंडीशनर भी आएगा। और जब से कंडीशनर आया ना, सबका बाल कंडीशन करके चला गया। हम सर साबुन आज भी नहीं लगाते। साबुन आज भी नहीं लगाते। नहीं। तो आपके जैसे लोग कितने हैं सर? अगर सर्वे किया जाए कि कितने लोग साबुन नहीं लगाते हैं तो कितने परसेंटेज में आ पाएंगे? मतलब आप स्पेशल हैं। लेकिन मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ सर कि साबुन, शैम्पू, अभी ना परफ्यूम का जमाना आ गया है। अभी परफ्यूम पे हर फैमिली का खर्चा 1,000 रुपए है। मतलब क्या क्या खर्चे ऐड हो गए ना, सोच के मैं जब से देख रहा हूँ ना, 3 रुपए बालकोनी का टिकट होता था सिनेमा हॉल में, आज 500-500 रुपए का टिकट बिक रहा है और लोग ले रहे हैं। कुर्सियां अच्छी हो गई हैं, हॉल अच्छा हो गया, लोग देख रहे हैं मल्टीप्लेक्स में जाके। टोल टैक्स का तो नामो निशान नहीं था, गाड़ी नहीं थी, कुछ था ही नहीं। मतलब कितने सारे बदलाव होते जा रहे हैं और हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम वही काम करते रहेंगे और मेरा काम चल जाएगा। आम आदमी यही सोच रहा है ना भाई। जब पूरी दुनिया बदल रही है, इकोनॉमी बदल रही है, आपकी जरूरतें बदल रही हैं, तो आपको पैसे कमाने का तरीका भी बदलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस। यही पूछना है हमको लोगों से। तो हम लोग जब नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे ना सन 2000 के आसपास, तो हम लोगों को दिखाते थे, बताते थे कि सर 1940 में ना 10 रुपए का एक फैमिली का खर्च होता था। 1960 में 100 रुपए में घर चलने लगा। फिर 1980 से आते आते 1,000 रुपए एक मंथली एक्सपेंस एक घर का हो गया। और सन 2000 आते आते, जैसे उस समय हम लोग 2000 में थे, तो हम बोले कि 10,000 से कम में घर चलेगा सर? पूछते थे लोगों से, तो लोग बोलते थे कि नहीं चलेगा। 10,000 से नीचे कोई है तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहा है, बहुत मुश्किल लाइफ जी रहा है और असुरक्षित लाइफ भी जी रहा है। कभी अगर ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ गई तो दिक्कत हो जाएगा। तो उस समय हम लोग बताते थे कि सर 2020, क्योंकि सन 2002 में जब बैठ के ये बात करते थे तो 2020 बहुत दूर दिखता था। तो हम बताते थे कि अगर ऐसा सही है सर कि हर 20 साल में एक शून्य लगता है, तो सन 2020 आते आते एक फैमिली का खर्च 1,00,000 रुपए हो जाएगा। तो बोलते थे हाँ यार, अगर ये पीछे सही है तो आगे भी होगा। और ऐसा क्यों होगा सर कि हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं और एक तरफ से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसपे मैं थोड़ा सा और बात करूंगा। इंडिया में रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है पता है आपको? 7.5% पर एनम। 7.5% पर एनम। मतलब जितने भी प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते हैं सुबह से शाम तक, या जो भी सेवाएं हम लोग यूज करते हैं, वो 7.5% महंगा हो जाता है अगले साल। इस पे किसी का ध्यान जल्दी जाता नहीं। 7.5% अगले साल वो महंगा हो जाएगा। मतलब हम ऐसा सोचें कि मान लो आपके पास 1,00,000 रुपए है और आपने उसको घर में रख दिया, घर में 1,00,000 रुपए, तो 15 साल बाद वो जीरो हो जाएगा। 7.5% के हिसाब से 15 साल में जीरो हो जाएगा। ऐसे ही जीरो हो जाएगा जैसे अभी 1 पैसा हम लोग देखे थे बचपन में। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा देखे सुभाष भाई आप? 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा नहीं देखे? 5 पैसे देखे, 5, 10। 5 पैसा देखा था। हाँ। यस यस सर। आज वो 5 पैसा अगर आपने घर में रखा हुआ था सर, तो उसकी कोई वैल्यू है आपके लिए आज? नो, नहीं है सर। 15 साल पहले तो वैल्यू था सर उसका। तो ठीक वैसे ही 1,00,000 रुपया अगर आपने घर में रख दिया ना, तो वो पैसा जीरो हो जाएगा सर। मतलब वो रहेगा जैसे घर में अभी 5 पैसा कहीं पे इधर उधर टहल रहा होगा, कोई पूछता भी नहीं है। तो इन्फ्लेशन की वजह से हमारी जो खर्चे हैं मंथली वो बढ़ेंगे। क्योंकि जो आलू हम लोग 1 रुपए किलो खरीदते थे, वो आलू आज कैसे है? 25 रुपए, 30 रुपए, 30 गुना महंगा हो गया। और इसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। ये इकोनॉमिक्स का लॉ है।
ये सोचोगे कि नहीं सरकार बदल जाएगी तो सस्ती हो जाएगी, कई लोग बेचारे जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो रोड पे धरना भी देने लगते हैं कि प्याज का रेट कम करो, टमाटर का रेट कम करो। नहीं होगा सर कम, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी किसी चीज का आपूर्ति और डिमांड कितना आ रहा है और डिमांड कितना है उसमें गैप आएगा तो वो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे अभी टमाटर कम आ रहा है मार्केट में और डिमांड उतनी ही है, इसलिए रेट बढ़ गया है, सिंपल है, वो तो बढ़ेगा। तो कोई भी सरकार आके प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। जो पेट्रोल मैंने अपने लाइफ में स्टार्ट किया है 17 रुपए लीटर से भराने का, मुझे याद है, 17 रुपए लीटर हम पंजाब में थे पेट्रोल भराते थे। अभी पेट्रोल कैसे है? तो अगर हम इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल दोनों की वजह से हर 20 साल में हमारा जो मंथली एक्सपेंस है उसमें 1 शून्य लगता है, कोई रोक पाएगा? रोकेगा नहीं सर। तो अगर हम, तो उस समय हम लोग पूछते थे 2002-03 में कि क्या आपकी सैलरी उस समय 1 लाख हो जाएगी? तो लोग बोलते थे पता नहीं, शायद। क्या आप जो बिजनेस कर रहे हैं उससे 1 लाख रुपए इनकम हो जाएगा उस समय? तो आपको कुछ और भी ट्राई करने की जरूरत है, लिवरेज कर सके अपने टाइम को, क्योंकि आप जो पैसा कमा रहे हैं वो अपने टाइम के बराबर कमा रहे हैं। जितना टाइम है उतना ही कमा सकते हैं आप, जितना स्किल है उतना ही कमा सकते हैं आप। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा पैसा कमाएं, सेविंग करें, फ्यूचर को सिक्योर करें, तो इन चीजों के लिए आपको बड़े इनकम की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है इसको दिखाने के बाद ना मैं अभी एक और ये दिखाता हूँ आपको कि सन 2040 में अगर ये सही है सर, अगर ये पिछला डेटा सही है तो सन 2040 में 17 साल बचे हैं, 17 साल बाद 10 लाख रुपए एक फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर होगा। तो होता क्या है हमारी सोसाइटी में, देखो ये एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। एक रेसिपी बनता है विदेशों में कुछ लोग मेढक भी खाते हैं, उसका एक सूप बनता है, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, किसी ने बताया था मुझे। वो सूप बनाने के लिए उसकी रेसिपी ऐसी है कि जिंदा मेढक ही डाल के वो बनता है। अगर मरे हुए मेढक से बनाएंगे ना तो उतना टेस्टी नहीं बनता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक पतीले में पानी ठंडा डाल देते हैं और उसके अंदर मेढक को डाल देते हैं और मेढक आराम से स्विम 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 करता रहता है, ठंडा पानी है, मजे ले रहा है। और नीचे से वो हल्की सी चिंगारी आग लगा देते हैं। तो क्या होता है कि इतनी हल्की आंच होती है कि धीरे धीरे पानी थोड़ा सा गुनगुना होने लगता है। हाँ, तो गुनगुने में भी डॉक्टर ये मेढकों को लगता है कि चलो भाई थोड़ा गुनगुना हुआ है, एडजस्ट कर लेता है वो, ठीक है कि गुनगुना हुआ है। अभी वो चाहे तो कूद के भाग जाए, अभी वो चाहेगा तो कूद के भाग जाएगा, लेकिन अभी वो भाग नहीं रहा है। क्यों? उसको लग रहा है कि नहीं गुनगुना हुआ। फिर थोड़ा टाइम और बीतता है तो थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ जाता है। अब मेढक फिर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि कॉकरोच के बाद ना सबसे ज्यादा एडॉप्टिव मेढक भी होता है। ये भी बिल में भी रह लेता है, पानी में भी रह लेता है, ऊपर भी रह लेता है, देखा होगा आपने, सब जगह रह लेता है। तो तरह तरह के टेम्परेचर में रहने की आदत होती है मेढकों को। तो वो पानी थोड़ा और गर्म होता है तो फिर एडजस्ट कर लेता है कि वो लग रहा है धरती के नीचे जैसे रहते हैं वैसा गर्मी, कोई बात। फिर थोड़ा गर्म होता है तो उसको लगता है कि आज धूप ज्यादा है। जैसे कभी कभी वो धरती पे रहता है मेढक, तो उसको धूप लगता है, सनलाइट, तो उसको लगता है कि थोड़ा सनी डे है, इसलिए आज, या समर का टाइम है शायद इसलिए गर्मी हो रही है, थोड़ा गर्मी, फिर एडजस्ट कर लेता है। ऐसे करते करते एक सर्टेन टेम्परेचर आने के बाद मेढक चाह के भी जंप नहीं कर पाता है। एडजस्ट करते करते उस स्टेज पे चला जाता है कि अब वो चाह के भी जंप नहीं कर पाता है और फिर वो मर जाता है। और उसकी रेसिपी से जो सूप बनता है वो बहुत महंगा बिकता है विदेशों में। अब देखो इससे लाइफ में लेसन क्या मिल रहा है हमारी लाइफ में भी ना रोज थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ रहा है, थोड़ी सी तंगी आ रही है, थोड़ा सा टेंशन रोज बढ़ रहा है, ठीक है, हर दिन कुछ ना कुछ समस्या आ रही है, बट हम क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर ले रहे हैं। और वो एडजस्ट करते करते, कॉम्प्रोमाइज करते करते एक दिन ऐसा आता है जैसे आप 40-50 के हो जाते हैं, तो आपको लगता है अब तो जो हुआ अब तो बेटा करेगा, अब बेटी करेगी, अब मेरे से क्या होगा।
तो उसी मेढक की हाल हो जाती है। आप फिर कोशिश करना भी छोड़ देते हैं और फिर भगवान के सहारे बैठ जाते हैं कि भगवान तू ही संभाल। संभालते तो वही है, लेकिन प्रयास तो करना होगा ना हमें। सर, जो अभी आपने जो टॉपिक लिया था, 2007 में जब पहली बार ये मैंने देखा, 2007 की बात है, तो सर सच में अंदर से ऐसा खुद को लगा था कि नहीं यार, ये कहने की बात है, ऐसा नहीं होगा। हालांकि जब खुद हम स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, हमें मालूम है कि जब आज तक ऐसा होता आया है कि 1 0 ऐड हुआ है, मगर ऐसा लगा कि नहीं नहीं यार, 2020 में तो 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होगी और ये चैप्टर फेल हो जाएगा वहां पे जाके। मन में ऐसा लगता था, मगर लोगों को दिखाते थे, सबसे बड़ी बात, मगर खुद को ऐसा लगता था। मगर 2020 के दौर में सर, आज दुनिया भर के गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी 1 लाख पहुंच चुकी है, और ऐसा एक भी नहीं मिलेगा जिसपे कम से कम 30-40 लाख की जो EMI नहीं भर रहा हो। क्या सिद्ध होता है? फिर तो 1 लाख रुपए कमा के उनके पास पैसा ही पैसा होना चाहिए, मगर वो हर इंसान कर्जे में है। यानी कि कोई 50 लाख की होम लोन भरेगा, कोई गाड़ी का भरेगा, कोई किसी चीज का भरेगा, 1 लाख रुपए कमाते हुए भी। तो इसका मतलब वो चार्ट 100% सही रहा, हम गलत थे 2007 में, जो गलती से ये लगता था कि इतिहास में तो ऐसा होता है मगर शायद आगे नहीं होगा। हाँ, आज मुझे मालूम है कि 100% आगे ऐसा ही होने वाला है। 2040 में फिर से इसके 1 0 लगेगा, और इसीलिए हम लोग साबुन तेल से निकल के अगर बड़े बिजनेसों में आज घुसे हैं, उस 1 0 को कवर करने के लिए घुसे हैं। क्योंकि अगर साइज बड़ा होगा तो इनकम भी बड़ी होगी, और इनकम बड़ी होगी तो निश्चित रूप से हम दुनिया के साथ है वो आगे से आगे चल पाएंगे। और वहां पे 10 लाख कमाने के लिए अगर कोई यहाँ पे भ्रम में बैठा है 15 साल बाद, तो वो लग्जरी लाइफ जीने की बात नहीं है, वो सर्वाइवल लाइफ की बात हो रही है। इसको और ध्यान में रखिएगा, वरना उसके 2 0 लगाने पड़ेंगे अगर अच्छी लाइफ बितानी है तो। वो सर्वाइवल लाइफ है। अभी आप जिन डॉक्टर साहब की भाई साहब ने चर्चा की, एक नहीं दो, अगर क्लिनिक अगर उनका बहुत अच्छा नहीं है तो दोनों की सैलरी 1 लाख रुपए से प्लस है, मगर फिर भी अगर चैलेंजेज है तो कारण है कि उसी प्रकार के खर्चे हैं और वो खर्चों में ही दबे जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा जो लाइफस्टाइल जीना चाहिए वो तो दूर की बातें हैं अभी, और ये सब पे लागू है। आप और हमारे परिवारों में जाके देख लें, झांक के देख लें, लगभग 80,000 से 1,20,000 के बीच में सैलरी पर्सन मिलेंगे, और कितने के मजे ले रहे हैं आप खुद देख लीजिए।